हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोनू वर्मा एग्री एग्जाम प्रेप के अंदर। हम हॉर्टिकल्चर की फाउंडेशन सीरीज़ यानी कि बिल्कुल जीरो से एडवांस तक हम हॉर्टिकल्चर सीरीज़ को कर रहे हैं। इससे पहले हमने प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो पार्ट है उसको हमने बड़े ही अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास के अंदर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ये रहेगा अनफ्रूटफुलनेस इन फ्रूट क्रॉप्स, यानी कि फल वृक्षों के अंदर अफलन। यानी कि फल वृक्ष जो है ये इनके अंदर फलन किस वजह से नहीं होता है, क्या आंतरिक कारण है, क्या बाह्य कारण है जो रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है फलों के अंदर अफलन के। इससे पहले आगे बढ़े, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और पीडीएफ नोट्स मिलते रहेंगे। अगर आपका कोई सवाल है, क्वेरी है, अगर आपको हेल्प की नीड है किसी भी प्रकार की स्टडी में, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या फिर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर कर दूंगा। तो चलिए आज फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, उद्यान के अंदर अफलन या फिर फल वृक्षों के अंदर अफलन या फिर अनफ्रूटफुलनेस इन ऑर्चर्ड या फिर फ्रूट क्रॉप। तो इससे पहले हमें ये देखना होगा कि फ्रूटफुलनेस क्या होती है किसी भी उद्यान के अंदर या किसी भी फल वृक्ष के अंदर। फलन क्या होता है, फलन वर्ड से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, फलन या फिर फ्रूटफुलनेस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें न केवल फ्लावरिंग होती है, पुष्पन तो होता ही है, इसमें फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन भी होता है यानी परागण भी होता है, इसमें फर्टिलाइजेशन भी होता है यानी कि निषेचन भी होता है, और निषेचन के बाद फल जो है ये अपनी मैच्योरिटी तक पहुंच जाता है, अपनी अधिकतम परिपक्वता तक पहुंच जाता है, यानी फल जो है ये शारीरिक रूप से परिपक्व हो जाता है। इसे ही हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, फ्रूटफुलनेस या फिर फलन बोलते हैं। तो उद्यान के अंदर फलन से आप क्या समझते हैं कि फल वृक्ष के अंदर न केवल पुष्पन का होना बल्कि फल जो विकसित हो रहा है, फल फ्रूट जो डेवलप हो रहा है, ये अपनी मैच्योरिटी को भी गेन कर लेता है, परिपक्वता तक पहुंच जाता है। इसे हम क्या बोल देते हैं, फ्रूटफुलनेस बोल देते हैं। तो ये आपको समझ आया फ्रूटफुलनेस क्या होता है। इसके बाद आता है यहाँ पर फ्रूट सेटिंग। ये भी टर्म आप बहुत बार सुनते हैं कि फ्रूट सेटिंग, फ्रूट सेट हो चुका है। फ्रूट सेटिंग से क्या मतलब है कि जब फूल के अंदर पोलिनेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो जो एम्ब्रियो जो होता है, भ्रूण जो होता है, उसकी डेवलपिंग फेज को क्या बोल दिया जाता है, फ्रूट सेटिंग बोल दिया जाता है। यानी कि एम्ब्रियो भ्रूण जो विकसित हो रहा है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ओवेरी जो है यानी अंडाशय जो है वो डेवलप हो रहा है, और ओव्यूल जो है फ्रूट के अंदर वो डेवलप हो रहा है। तो ओव्यूल या कहें ओवेरी जो है या ओव्यूल जो है ये फ्रूट के अंदर डेवलप हो रहे हैं, पोलिनेशन फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप हो रहे हैं, तो इसे क्या बोल दिया जाता है, फ्रूट सेटिंग बोल दिया जाता है। तो जो फ्रूट सेट हो चुका है उसके अंदर चांसेज हैं कि वो अपनी मेच्योरिटी जो है इसे गेन कर लेगा। ठीक है, तो ये फ्रूट सेटिंग से मतलब समझते हैं। इसके बाद आता है यहाँ पर इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी को समझने से पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि फर्टिलिटी क्या होता है। फर्टिलिटी क्या होता है? देखिए, फर्टिलिटी से यह मतलब होता है कि फ्रूट डेवलप हो जाता है और उसके अंदर जो सीड बनते हैं वो भी यहां पर क्या देखने को मिलते हैं, वाइबल देखने को मिलते हैं। फ्रूट जब डेवलप हो जाता है तो उसके अंदर डेवलप हुए सीड जो है वो भी यहां पर क्या देखने को मिलेंगे, वाइबल देखने को मिलेंगे। इसे ही हम क्या बोल देते हैं, फर्टिलिटी बोल देते हैं। क्लियर है? इसके बाद इसका अपोजिट हो जाएगा इनफर्टिलिटी। फ्रूट तो डेवलप हो जाता है लेकिन जो इसके अंदर सीड बने हैं, सीड जो इसके अंदर डेवलप हुए हैं वो वाइबल नहीं होते हैं, यानी कि उनके द्वारा जो जर्मिनेशन है नए प्लांट का वो नहीं किया जा सकता है। तो इसे हम क्या बोल देते हैं, इनफर्टिलिटी बोल देते हैं। क्या बोल सकते हैं हम इसे, इनफर्टिलिटी बोल सकते हैं। क्लियर है? तो ये बात आपको यहां पर क्लियर हो जानी चाहिए। इसके बाद आता है सेल्फ फ्रूटफुलनेस। सेल्फ फ्रूटफुलनेस से आप यहां पर क्या समझते हैं? देखिए, सेल्फ सेल्फ का मतलब होता है स्वयं, यानी जो फ्रूट डेवलप हुआ है वो यहां पर किसके द्वारा हुआ है, सेल्फ पोलिनेशन के द्वारा डेवलप हुआ है। उसे हम यहां पर क्या बोल देते हैं, सेल्फ फ्रूटफुलनेस बोल देते हैं। जो फ्रूट डेवलप हुआ है वो सेल्फ पोलिनेशन की वजह से डेवलप हुआ है, ऑटोगेमस कंडीशन की वजह से ये डेवलप हुआ है, स्वपरागण की वजह से डेवलप हुआ है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, सेल्फ फ्रूटफुलनेस बोल देते हैं। क्लियर है? इसके बाद आता है यहां पर सेल्फ फर्टिलिटी। देखो, फर्टिलिटी क्या था कि जब सीड वाइबल है, फ्रूट डेवलप हुआ, उसके अंदर सीड वाइबल है तो उसको हमने फर्टिलिटी बोल दिया। अब सेल्फ फर्टिलिटी क्या होता है, जब कोई फ्रूट सेल्फ पोलिनेशन से डेवलप होता है, यानी कि जब कोई फ्रूट, कोई फल स्वपरागण से डेवलप होता है और उसके सीड यहां पर वाइबल देखने को मिलते हैं, तो उसे फिर क्या बोल दिया जाता है, सेल्फ फर्टिलिटी बोल देते हैं।
सेल्फ पोलिनेशन जो फ्रूट डेवलप हुआ उसके अंदर सीड वाइबल है तो उसको क्या बोल दिया जाता है, सेल्फ फर्टिलिटी बोल देते हैं। क्लियर है। इसके बाद अपना यहाँ पर नेक्स्ट जो टर्म आता है ये आता है अनफ्रूटफुलनेस। उद्यान के अंदर अफलन यहीं से स्टार्ट होता है कि अफलन होता क्या है। देखो फ्रूटफुलनेस क्या होता है, फ्रूट जब अपनी मैक्सिमम मैच्योरिटी को गेन कर लेता है, यानी कि जब मैच्योरिटी स्टेज पर पहुंच जाता है तो उसको हम फ्रूटफुलनेस बोल देते हैं। अब इसमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, अनफ्रूटफुलनेस। यहाँ क्या होता है कि पोलिनेशन फर्टिलाइजेशन तो हो जाता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन फ्रूट जो है ये मैच्योरिटी तक नहीं पहुंच पाता है, अपनी परिपक्वता तक नहीं पहुंच पाता है। उससे पहले ही हो सकता है कि फ्रूट ड्रॉप हो सकता है, फल झड़ सकता है, फल के अंदर रोग कीट जो है नुकसान पहुंचा सकते हैं, कोई अनुवांशिकी कारण के कारण हो सकता है कि पोलिनेशन ही ना हो, फर्टिलाइजेशन ही ना हो, तो उसे फिर हम क्या बोल देते हैं, अनफ्रूटफुलनेस बोल देते हैं। यानी फ्रूट अपनी मैच्योरिटी गेन नहीं कर पाता है, मैच्योरिटी तक नहीं पहुंच पाता है, तो उसे हम अफलन या फिर अनफ्रूटफुलनेस बोल देते हैं। क्लियर है। इसके बाद आता है एक टर्म आता है अनप्रोडक्टिविटी ऑफ ऑर्चार्ड। इसे बोल दिया जाता है हिंदी के अंदर उद्यान की अनुत्पादकता। उद्यान की अनुत्पादकता, इस टर्म से आप क्या समझते हैं। देखिए हमने जो इनपुट लगाए हैं, जो हमने प्रोडक्शन के लिए जो हमने कॉस्ट लगाई है, उसकी तुलना में हमारा उत्पादन यहाँ पर क्या हुआ है, कम हुआ है। यानी लागत की तुलना में हमारा मुनाफा क्या है, कम है ना। कॉस्ट के कंपैरेटिवली हमारा बेनिफिट यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, कम देखने को मिल रहा है। तो उस ऑर्चार्ड को क्या बोल दिया जाता है, अनप्रोडक्टिव ऑर्चार्ड बोल दिया जाता है, उद्यान की अनुत्पादकता बोल दी जाती है। क्लियर है। आई होप ये सारी की सारी टर्म्स आपको क्लियरली समझ में आ चुकी हैं। अब उद्यान के अंदर अफलन के क्या कुछ कारण देखने को मिल सकते हैं, तो दो रीजंस के अंदर, दो कोजेस के अंदर हम इन्हें डिवाइड कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आता है इंटरनल फैक्टर्स, यानी कि आंतरिक कारण। यानी कि प्लांट के अंदर खुद के अंदर कोई ऐसी डिफेक्ट है, उसके अंदर कोई कमी है। वो कमी क्या हो सकती है, फ्लावर से रिलेटेड हो सकती है, जेनेटिक्स से रिलेटेड हो सकती है ना। कोई फिजियोलॉजी के अंदर गड़बड़ हो सकती है, यानी कि कार्यकी के अंदर कोई गड़बड़ देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से जो अपना ऑर्चार्ड है ये अनफ्रूटफुल रह सकता है। तो इनको हम इंटरनल फैक्टर्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। इंटरनल फैक्टर्स आंतरिक कारण के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं, इसके अंदर इम्परफेक्ट फ्लावर आ जाता है, इसको अपूर्ण फूल बोल दिया जाता है। हेटेरोस्टाइली आ जाता है, जिसको विषमवर्तिकाग्र बोल देते हैं। ये वन बाय वन डिस्कस करेंगे हम। डाइकोगेमी आ जाता है, डाइकोगेमी को भिन्न काल परिपक्वता बोल दिया जाता है। इंपोर्टेंस को यहाँ पर नपुंसकता बोल दिया जाता है। एम्ब्रियो अबॉर्शन, जिसको भ्रूणपात बोल दिया जाता है। कुछ जेनेटिकल इन्फ्लुएंस भी होते हैं, यानी कि कुछ जो अनुवांशिकी कारण है वो भी इसके अंदर आ जाते हैं। इसके अंदर स्टर्लिटी आ जाता है, स्टर्लिटी को बंध्यता बोल दिया जाता है। इसके अंदर सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी आ जाता है, जिसको स्वयं असंगतता बोल दिया जाता है। तो ये जेनेटिकल रीजन आ जाते हैं, डिस्कस करेंगे। इसके अलावा फिजियोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस या फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स आ जाते हैं, यानी कि कुछ शारीरिक या फिर कार्यकी कारण आ जाते हैं। यानी उनकी कार्यकी क्या है, सही से वर्क नहीं कर पाती है, किसी पोषक तत्वों की कमी की वजह से या न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस की वजह से, यानी कि जो कार्यकी है वो सही से वर्क नहीं कर पाती है। इसके अंदर आ जाता है जैसे कि एब्सिशन लेयर बन जाती है ना। हमने पीजीआर के अंदर एब्सिशन लेयर डिस्कस कर लिया था। लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसे देख सकते हैं पहले, है ना। एब्सिशन लेयर बन जाता है। इसके अलावा जो पोलन ट्यूब है, परागण के बाद जो पोलन ट्यूब बनती है वो नहीं बन पाती है, तो वो भी फिजियोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस के अंदर ही आ जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर CN रेशियो, कार्बन और नाइट्रोजन का जो अनुपात है ये इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से जो फ्रूट डेवलप है ये नहीं हो पाता है और ऑर्चार्ड अपना क्या रह जाता है, अनफ्रूटफुल रह जाता है। हमें मेनली जो डिस्कस करना है वो इंटरनल रीजन पर ही डिस्कस करना है। जो आंतरिक कारण है उन पर ही हमें मेनली डिस्कस करना है। क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो इंटरनल रीजन से ही पूछे जाएंगे। इसके अलावा एक्सटर्नल फैक्टर, यानी कि बाह्य कारक कौन कौन से हैं जिसकी वजह से उद्यान में अफलन जो है देखने को मिलता है, ऑर्चार्ड में अनफ्रूटफुलनेस देखने को मिलता है। तो इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स आ जाते हैं। एनवायरमेंट फैक्टर्स में वही तापमान सही नहीं है ना, वो आगे डिस्कस कर लेंगे अपन। हेलस्टॉर्म हो रहा है, स्नोफॉल हो रहा है, रेनफॉल हो रहा है। इसके अलावा न्यूट्रिएंट सप्लाई, यानी कि जो हम पोषक तत्वों को जो हम दे रहे हैं वो सही मात्रा में नहीं दे रहे, उनको कम दिया जा रहा है, या टॉक्सिसिटी वो अमाउंट में दिया जा रहा है, या जो आवश्यक पोषक तत्व है उनका सप्लाई नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे में अनफ्रूटफुलनेस हो सकती है। अगर हम एक उपयुक्त रूट स्टॉक का चयन नहीं करता है, यानी जिस साइन पर जो रूट स्टॉक लगना चाहिए उसका हम चयन नहीं करते हैं, या साइन और रूट स्टॉक का मिलन ही नहीं हो पाता है, तो ऐसे में देखने को मिल सकता है अनफ्रूटफुलनेस। प्रूनिंग नहीं की जा रही है या बहुत अधिक डेंस हम प्रूनिंग कर रहे हैं, तो ऐसे में अनफ्रूटफुलनेस जो है देखी जा सकती है। इंसेक्ट और डिजीज का अटैक देखने को मिल सकता है, यानी कि रोग और कीटों का प्रकोप देखने को मिल सकता है।
इसके अलावा इरिगेशन सप्लाई अगर हम टाइम टू टाइम नहीं करते हैं, यानी इरिगेशन शेड्यूलिंग अगर हम सही से नहीं करते हैं, तो ऐसे में अनफ्रूटफुलनेस जो है ऑर्चार्ड के अंदर देखी जा सकती है। तो इंटरनल रीजंस को हमें मेनली डिस्कस करना है। तो इंटरनल रीजन में मेनली फ्रूट कहाँ से डेवलप होगा, फ्लावर से डेवलप होगा। तो हमें कम से कम जो फ्लावर का जो स्ट्रक्चर है, पुष्प का जो संरचना है, उसे हमें क्लियरली समझना होगा कि फ्लावर के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, फ्लावर के अंदर क्या कुछ देखने को मिलता है, और किस भाग से फल डेवलप होता है, किस भाग से सीड जो है डेवलप होता है, ये हमें देखना है। तो अपना नेक्स्ट जो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, ये हम फ्लावर को डिस्कस करेंगे। बाइलिंगुअल रखा गया है इस लेक्चर को, हिंदी वालों को भी दिक्कत नहीं होगी और इंग्लिश वालों को भी कोई समस्या नहीं देखने को मिलेगी। तो ये एक फ्लावर है। ये जो आप इसके अंदर देख रहे हैं, इसके अंदर दो पार्ट देखने को मिलेंगे, एक आपको मेल पार्ट देखने को मिलेगा और इसके अंदर आपको एक फीमेल पार्ट देखने को मिलेगा। जो मेल पार्ट जो होता है उसको क्या बोल दिया जाता है, स्टेमन या फिर पुकेंसर बोल दिया जाता है। इस पुकेंसर में या फिर इस स्टेमन पार्ट के अंदर कौन से दो मेन पार्ट जो है फ्लावर के मेल पार्ट के प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें प्रेजेंट रहता है परागकोश। परागकोश को एंथर भी बोल दिया जाता है। इस एंथर के अंदर ही यहाँ पर मेल गैमीट बनते हैं, जिनको अपन क्या बोल देते हैं, पोलन या फिर परागकण बोल देते हैं। हैप्लॉइड संरचना होती है, ये अगुणित संरचना होती है ना, अगुणित होते हैं गैमीट्स जो है। तो ये परागकोश होता है, एंथर होता है, इसके अंदर परागकण बनते हैं। इस परागकोश को सहायता देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए एक फिलामेंट जो है ये देखने को मिलता है, जो कि स्टैंडिंग पोजीशन में रखने की सहायता देता है, किसको, एंथर को। तो ये दोनों मेल पार्ट है, इन दोनों को क्या बोल दिया जाता है, स्टेमन या फिर परागकोश, पुकेंसर बोल दिया जाता है। ये जो आप सेंटर में फ्लावर के देख रहे हैं, ये फीमेल पार्ट है, और सभी फीमेल पार्ट को या फीमेल पार्ट को कंबाइंडली क्या बोल दिया जाता है, संयुक्त रूप से क्या बोल दिया जाता है, स्त्री केसर या फिर इसको पिस्टिल पार्ट बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है, पिस्टिल पार्ट बोल देते हैं। पिस्टिल पार्ट के अंदर सबसे टॉप वाला जो पार्ट होता है, शीर्ष वाला जो भाग होता है, जहां पर परागण आता है, पोषण ग्रहण करता है और पराग नलिका का निर्माण करता है, पोलन ट्यूब बनाता है, उस भाग को क्या बोल दिया जाता है, वर्तिकाग्र बोल देते हैं, या फिर इसे क्या बोल दिया जाता है, स्टिग्मा बोल दिया जाता है। इसका यहाँ पर काम क्या होता है, तो इसका काम होता है पोलन जो आ रहा है उसको ग्रहण करना, उसके बाद उसको पोषण देना और पराग नलिका को बनाना। इसके बाद आता है स्टाइल। ये एक ट्यूब जैसी संरचना होती है ना, वर्तिका जो है इसको स्टाइल बोल दिया जाता है। ये एक ट्यूब जैसी संरचना होती है, ये भी यहाँ पर एक स्टैंडिंग पोजीशन में भी रखती है, जो वर्तिकाग्र होती है, और साथ ही साथ यहीं से होकर ही पोलन ट्यूब जो है ये बनती है। परागण जो है ऊपर ही रह जाता है, वहां से परागण से जर्मिनेट जब वो होता है तो पोलन ट्यूब बनती है। एन संरचना जो है ये स्टाइल से होते हुए नीचे की ओर आती है। इसके बाद यहाँ पर ये अगला इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे बोल दिया जाता है अंडाशय। इसे क्या बोल दिया जाता है, अंडाशय बोल दिया जाता है। अंडाशय के अंदर, अंडाशय को इंग्लिश में ओवेरी बोल दिया जाता है। अंडाशय के अंदर प्रेजेंट रहता है ओव्यूल। ओव्यूल को अंड कोशिका या फिर अंड कोशिका भी बोल देते हैं, अंड भी बोल दिया जाता है, या फिर इसको बीजांड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारे के सारे कौन से पार्ट होते हैं, फीमेल पार्ट होते हैं। अब ये जो फ्लावर है, देखो ये एक पुष्प है, इस फूल के अंदर दोनों ही भाग उपस्थित है, मेल पार्ट भी है, स्टेमन भाग भी है और पिस्टिल पार्ट भी है। तो जिस फूल के अंदर दोनों ही भाग पाए जाते हैं, उस फूल को क्या बोल दिया जाता है, यहाँ पर बाइसेक्सुअल फ्लावर बोल दिया जाता है, या फिर इसे उभयलिंगी फूल बोल दिया जाता है। उस फूल को क्या बोल दिया जाता है, उभयलिंगी फूल बोल दिया जाता है। अभी अपने आप में देखने को आपको परफेक्ट नहीं दिख रहा क्या, बिल्कुल परफेक्ट फ्लावर है ये, तो इसको यहाँ पर क्या बोल दिया जाता है, परफेक्ट फ्लावर भी बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है, परफेक्ट फ्लावर भी बोल दिया जाता है। इस फ्लावर को और किस नाम से जाना जाता है, तो इस फ्लावर को हर्माफ्रोडाइट फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है। चांसेस यहाँ पर यही देखने को मिलेंगे कि मोस्ट ऑफ चांसेस यही होंगे कि इस फ्लावर के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, सेल्फ पोलिनेशन जो है ये देखने को मिलेगा। अब पोलिनेशन क्या होता है देखते हैं, पोलिनेशन क्या। तो ये फ्लावर समझ में आ गया, क्या बोलेंगे इसको, बाइसेक्सुअल या उभयलिंगी फूल बोलेंगे, परफेक्ट फ्लावर बोल दिया जाएगा, या फिर इसको हर्माफ्रोडाइट फ्लावर बोल दिया जाएगा। क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर अब कि पोलिनेशन क्या होता है, पोलिनेशन कैसे होता है, और उसके बाद फ्रूट जो है किस प्रकार से डेवलप होता है, और सीड जो है ये किस प्रकार से डेवलप होता है। तो यहाँ पर जब एंथर जब मैच्योर हो जाएगा, यानी कि जब परागकोश जब मैच्योर हो जाता है तो ये फट जाता है ना, इसके अंदर क्रैकिंग देखने को मिलेगी। इसके अंदर को क्या डेवलप हो रहे हैं, पोलन डेवलप हो रहे हैं, परागण जो है ये डेवलप हो रहे हैं। तो पोलन जो है अब कहाँ पर पहुँचते हैं, ये कहाँ पर पहुँचते हैं, तो ये पहुँचते हैं स्टिग्मा के ऊपर। इसे ही क्या बोल दिया जाता है, पोलिनेशन बोल दिया जाता है।
इसे ही क्या बोल दिया जाता है, पोलिनेशन या फिर परागण बोल दिया जाता है। यानी कि जो पोलन जो है ये परागकोश से निकलकर और इसका ट्रांसफर हो रहा है कहां पर, स्टिग्मा पर, इसे ही क्या बोल देते हैं अपन, पोलिनेशन बोल देते हैं। अब ये कौन से माध्यमों के द्वारा पहुंचता है, कौन से मीडियम के द्वारा पहुंचता है, उसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन जो है परागण का किया जाता है। हालांकि हम उसे एक अलग टॉपिक के अंदर डिस्कस कर सकते हैं, पोलिनेशन एक अच्छा टॉपिक है, उसे हम अलग टॉपिक के अलग वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। पोलिनेशन जो कौन कौन से माध्यमों के द्वारा होता है। अगर पोलिनेशन जो है किसी भी माध्यम के द्वारा नहीं होता, कोई बाह्य कारक अगर काम नहीं करता है इसके लिए, तो ऐसे में हम उसे क्या बोल देते हैं, सेल्फ पोलिनेशन बोल देते हैं। यहां से एंथर क्रैक हुआ, पोलन जो है सीधे ही यहां पर वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है, तो उसे हम यहां पर क्या बोल देते हैं, सेल्फ पोलिनेशन बोल देते हैं, या फिर इसे हिंदी में स्वपरागण बोल दिया जाता है। क्लियर है। अब अगर किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, ये तो चल ठीक है, अब बाइसेक्सुअल फ्लावर है, अगर ऐसा नहीं देखने को मिलता, बाइसेक्सुअल फ्लावर नहीं है या यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, एक लिंगी फूल है, तो ऐसे में जो परागण है वो स्टिग्मा तक तो पहुंचेगा ही, लेकिन अब स्वयं परागण नहीं होगा। अब होगा कौन सा परागण, क्रॉस पोलिनेशन देखने को मिलेगा। कौन सा पोलिनेशन देखने को मिलेगा आपको, क्रॉस पोलिनेशन जो है ये देखने को मिलेगा। देखो परसेंटेज के बेसिस पर भी हम इन्हें डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे फ्लावर या ऐसे प्लांट जिनके अंदर 55% से ज्यादा सेल्फ पोलिनेशन देखने को मिलता है, उन्हें हम यहां पर क्या बोल देते हैं, सेल्फ पोलिनेशन प्लांट बोल देते हैं। ऐसे प्लांट जिनके अंदर सॉरी या 5%, एक मिनट, यहाँ पर 5% से कम जिनके अंदर क्रॉस पोलिनेशन होता है, उनको अपन क्या बोल देते हैं, सेल्फ पोलिनेशन बोल देते हैं। ऐसे प्लांट जिनके अंदर 5% से कम क्रॉस पोलिनेशन देखने को मिलता है, उन्हें हम सेल्फ पोलिनेटेड प्लांट बोल देते हैं। नेक्स्ट आता है क्रॉस पोलिनेटेड। अब क्रॉस पोलिनेटेड किसी माध्यम के द्वारा देखने को मिलेगा। वो माध्यम क्या हो सकता है, विंड हो सकता है यानी हवा हो सकता है, अगर हवा के द्वारा परागण होता है तो एनिमोफिली बोल दिया जाता है। वाटर हो सकता है, जल हो सकता है, हाइड्रोफिली बोल दिया जाता है। कोई पक्षी हो सकता है, बर्ड हो सकता है जिसको अपन एर्निथोफिली के नाम से जानते हैं। कोई इंसेक्ट हो सकता है, अगर इंसेक्ट को द्वारा पोलिनेशन होता है उसको एंटोमोफिली बोल दिया जाता है। क्लियर है। इसके अलावा कोई प्लांट जिसके अंदर 55% से ज्यादा क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, क्रॉस पोलिनेशन बोल देते हैं। 55% से ज्यादा किसी प्लांट के अंदर क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है तो उसको अपन क्रॉस पोलिनेटेड प्लांट जो है ये बोल देते हैं। क्लियर है, तो ये आपको याद रखना है। दूसरे प्लांट आते हैं ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड, जिनके अंदर स्वपरागण भी होता है यानी सेल्फ पोलिनेशन भी होता है और क्रॉस पोलिनेशन भी देखने को मिल जाता है, तो उन्हें हम ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड बोल देते हैं। तो ये परागण वाला टॉपिक है, हम आगे डिस्कस कर लेंगे बाद के अंदर। अब यहां से क्या है, पोलन जो है ये स्टिग्मा पर आके रुकेगा। अब स्टिग्मा जो है इस पोलन का पहचान करेगा कि वास्तव में ये हमारी ही जाति का है या नहीं। अगर हमारी जाति का है तो इसे क्या है, स्टिग्मा जो है ये पोषण देगा, न्यूट्रिशन देगा। न्यूट्रिशन लेते ही यहाँ पोलन से क्या निकलेगा, पोलन ट्यूब निकलेगा, पराग नलिका निकलेगा और ये कहाँ पर पहुंच जाएगा, अंडाशय के अंदर पहुंच जाएगा। अंडाशय के अंदर पहुंचने के बाद ये ओव्यूल जो है, जो परागण जो है यानी कि पराग नलिका जो कि एन संरचना है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, ये ओव्यूल के साथ मिलेगा। ओव्यूल जब परिपक्व हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, तो ये क्या बना लेगा, सीड बना लेगा। और यहाँ पर ये ओवेरी भी है, जब ये मैच्योर हो जाएगा तो ये यहाँ पर क्या बना लेगा, फ्रूट बना लेगा। तो हमें डेफिनेशन क्लियर हुई कि फ्रूट यहाँ पर क्या है कि जो मैच्योर ओवेरी है उसे फ्रूट बोल दिया जाता है, और जो मैच्योर ओव्यूल जो होता है, परिपक्व जो बीजांड होता है, उसे हम क्या बोल देते हैं, बीज बोल देते हैं। तो ये यहाँ पर किसी फ्लावर की स्ट्रक्चर थी, किस प्रकार से फ्रूट डेवलप होता है और किस प्रकार से बीज डेवलप होता है, ये हमने डिस्कस किया। अब हमें यहाँ पर डिस्कस करना है, ये तो देखो परफेक्ट फ्लावर है, इसके अंदर सेल्फ पोलिनेशन ही हमें देखने को मिलेगा। सेल्फ पोलिनेशन को इंड्यूस करने वाली यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स हैं या जो मैकेनिज्म है वो यहाँ पर कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर क्लिस्टोगेमी अगर है तो सेल्फ पोलिनेशन देखने को मिलेगा। चेस्मोगेमी है अगर तो यहाँ पर सेल्फ पोलिनेशन देखने को मिलेगा। होमोगेमी अगर है तो हाँ यहाँ पर सेल्फ पोलिनेशन जो ये देखने को मिलेगा। अगर ए डाइकोगेमी है तो यहाँ पर सेल्फ पोलिनेशन देखने को मिलेगा। अगर फ्लावर क्या है, बाइसेक्सुअल है, यूनिसेक या परफेक्ट फ्लावर है, तो उसके अंदर सेल्फ पोलिनेशन देखने को मिलेगा। तो ये कुछ मैकेनिज्म है, कुछ फिनोमिनन है जो कि प्लांट के अंदर सेल्फ पोलिनेशन को इंड्यूस करती है। अब हमें देखना है कि उद्यान के अंदर क्या कुछ इंटरनल रीजन देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से जो उद्यान है अपना वो अनफ्रूटफुल रह जाता है। इसमें सबसे पहले इंटरनल रीजन के अंदर आता है इम्परफेक्ट फ्लावर या फिर अपूर्ण फूल। देखो पूर्ण फूल क्या कौन सा है, परफेक्ट फ्लावर कौन सा है, अभी हमने पीछे ही पढ़ा है, ऐसा फ्लावर जिसके अंदर दोनों पार्ट मौजूद हैं, उनके अंदर सिंक्रोनस मैच्योरिटी भी देखने को मिलेगी, वो यहाँ पर क्या होगा, परफेक्ट फ्लावर होगा। तो इम्परफेक्ट फ्लावर क्या होगा, ऐसा फ्लावर जिसके अंदर कोई एक पार्ट ही मौजूद होगा, उस फ्लावर को अपन यहाँ पर क्या बोल देते हैं, इम्परफेक्ट फ्लावर बोल देते हैं।
कोई फ्लावर है जिसके अंदर सिर्फ मेल पार्ट ही मौजूद हो सकता है तो वो इम्परफेक्ट फ्लावर है। ऐसा प्लांट भी यहाँ पर हो सकता है कि जिसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, सिर्फ फीमेल पार्ट ही देखने को मिलेगा, तो वो भी यहाँ पर क्या है, इम्परफेक्ट फ्लावर है। ठीक है, तो ये इम्परफेक्ट फ्लावर आ जाता है। इसमें देखो सबसे पहले आता है मोनोसियस, या फिर इसको हिंदी में क्या बोल दिया जाता है, द्विलिंगी बोल दिया जाता है। मोनोसियस या फिर इसको क्या बोल दिया जाता है, द्विलिंगी बोल दिया जाता है। देखो मोनोसियस यहाँ पर क्या होता है, मोनोसियस क्या होता है, देखो एक ही प्लांट पर आपको दोनों सेक्स देखने को मिलेंगे। प्लांट एक ही होगा, उस पर आपको दोनों सेक्स देखने को मिलेंगे, लेकिन जो दोनों सेक्स प्रेजेंट होंगे, दोनों जो फ्लावर प्रेजेंट होंगे, ये अलग अलग जगह पर प्रेजेंट होंगे। तो ऐसी अगर कंडीशन है तो ये जायज सी बात है, सेल्फ पोलिनेशन को इंड्यूस नहीं करेगी। हो सकता है कि अपना जो ओरचार्ट है ये क्या रह जाए, अनफ्रूटफुल रह जाए। तो ऐसी कंडीशन अगर है तो ऐसे में ओरचार्ट के अंदर अनफ्रूटफुलनेस जो है ये देखने को मिल सकती है। क्लियर है, तो ये बात आपको याद रखनी है। मोनोसियस, देखो इंग्लिश वाले भी गलत नहीं बोल रहे हैं, हिंदी वाले भी गलत नहीं बोल रहे हैं, स्टूडेंट कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। मोनोसियस इंग्लिश वाले क्या बोल रहे हैं कि जी एक ही प्लांट पर दोनों हैं, मोनो एक ही प्लांट पर दोनों हैं। और हिंदी वाले क्या बोल रहे हैं कि मोनो, मोनो को यहाँ इंग्लिश वाले क्या बोल रहे हैं कि एक ही प्लांट पर मौजूद है। ठीक है, वो लिंग को लेकर बात नहीं कर रहे, वो बोल रहे हैं कि एक ही प्लांट पर है, एक प्लांट को लेकर बात कर रहे हैं। और हिंदी वाले लिंग को लेकर बात कर रहे हैं, फ्लावर को लेकर बात कर रहे हैं कि एक ही प्लांट पर दोनों लिंग मौजूद हैं, वो अलग अलग जगह पर हैं। तो हिंदी वाले भी गलत नहीं है और इंग्लिश वाले भी गलत नहीं है, तो इसको अपन क्या बोल देते हैं, यहाँ पर मोनोसियस बोल देते हैं। एक ही प्लांट पर दोनों सेक्स मौजूद हैं लेकिन वो अलग अलग जगह पर मौजूद है, तो इसे मोनोसियस कंडीशन बोल दिया जाता है। ऐसे में सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा तो हो सकता है कि पोलिनेशन नहीं और फ्रूट जो है अपनी मेच्योरिटी गेन नहीं कर पाए। एग्जाम्पल्स यहाँ पर कौन कौन से हैं, तो मस्काडाइन जो ग्रेप होता है इसके अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा ओंला, आंवला काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, अच्छे से याद रखना है आपको। इसके अलावा काजू जो है इसके अंदर भी आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, मोनोसियस कंडीशन जो है ये देखने को मिलता है। इसके अलावा पेकन नट और चेस्टनट के अंदर भी यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, मोनोसियस कंडीशन जो है ये भी देखने को मिलता है। ये दो एग्जाम्पल आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, आंवला है और कैशोनट है। आंवला इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये मोनोसियस कंडीशन होती है। इसके बाद नेक्स्ट यहां पर कंडीशन आता है डायोसियस। डायोसियस को एक लिंगी बोल दिया जाता है। इंग्लिश वाले भी गलत नहीं है, हिंदी वाले भी गलत नहीं है। देखो इंग्लिश वाले क्या बोल रहे हैं कि दो प्लांट को लेकर बात करेंगे अपन, दो प्लांट। देखो डायोसियस कंडीशन होती क्या है, एक प्लांट पर आपको एक ही सेक्स देखने को मिलेगा, या तो वो फीमेल हो सकता है या वो मेल हो सकता है। और दूसरा जो सेक्स एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा वो आपको दूसरे प्लांट पर देखने को मिलेगा, दूसरे पौधे पर देखने को मिलेगा। तो अलग अलग प्लांट पर आपको जो इंडिविजुअल जो फ्लावर हैं फीमेल या फिर मेल आपको प्रेजेंट देखने को मिलेंगे। इसे हम क्या बोल देते हैं, डायोसियस या फिर एक लिंगी इसे हिंदी में बोल दिया जाता है। इसके अब इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। डेट पाम इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत बार पूछ लिया जाता है। और इसके अलावा पपाया जो है ये भी इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, तो ये आप अच्छे से इसे याद कर लीजिए। और भी कई सारे फ्रूट्स के अंदर ये प्रेजेंट देखने को मिलता है, जैसे कीवी है, अंजीर है, इसके अलावा मलबेरी बोले तो सहतूत है, उसके अंदर भी ये प्रेजेंट होता है। डेट पाम और पपाया आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, कीवी भी आप इसमें याद जो है ये कर सकते हैं। फिग में होता है, लेकिन फिग में क्या देखने को मिलता है, गाइनोडायोसियस देखने को मिलता है। ठीक है, गाइनोडायोसियस देखने को मिलता है, तो ये डायोसियस है। अब देखो मोनोसियस में ठीक है किसी मीडियम से पोलिनेशन हो जाएगा, लेकिन अगर डायोसियस अगर कोई वैरायटी अगर हमने लगा ली है, तो अगर मान लीजिए हमने मेल प्लांट्स को लगा लिया है तो पोलिनेशन तो नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि जो एट द एंड जो है फ्रूट डेवलप देखने को मिलेगा, फ्रूट डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, वो तो फीमेल प्लांट्स डेवलप करेगा, क्योंकि वो भी तो फीमेल पार्ट है। अगर अकेला अगर हम फीमेल पार्ट्स को लगा देंगे, फीमेल प्लांट्स को लगा दिया जाएगा, तो ऐसे में पोलिनेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो हमें इनको एक रेशियो के अंदर मेंटेन करके रखना पड़ता है। जब हम डायोसियस वेराइटीज को लगाते हैं, जैसे पपीता है, खजूर है, जब हम इनको लगाते हैं तो ऑर्चार्ड के अंदर हमें मेल और फीमेल प्लांट्स का रेशियो जो है मेंटेन करके रखना पड़ता है। ऐसे में किस रेशियो के अंदर लगाया जाता है, तो 9:1 के अंदर लगाया जाता है, 9:1 के अंदर प्लांट्स जो है लगाए जाते हैं। 9 प्लांट्स आपके फीमेल लग जाते हैं और एक प्लांट जो है ये मेल लग जाता है। आप पढ़ते हैं बायो के अंदर की जो मेल गैमीट है ये हमेशा ही संख्या के अंदर ज़्यादा बनते हैं, तो एक जहाँ पर मेल प्लांट जो है ये 9 फीमेल प्लांट्स के लिए सफिशियंट होता है। इसके अलावा जैसे जो डेट पाम जो प्लांट है इसके अंदर आर्टिफिशियल पोलिनेशन भी करवाया जाता है, यानी कि जो हम कृत्रिम परागण है वो भी करवाते हैं। कृत्रिम परागण जो हैंड पोलिनेशन जो है ये भी करवाया जाता है। हैंड पोलिनेशन और किस किस के अंदर करवाया जाता है, तो ये वनीला के अंदर भी करवाया जाता है, स्पाइस है ना। इसके अलावा
कस्टर्ड एप्पल के अंदर भी करवाया जाता है आर्टिफिशियल पोलिनेशन जो है। इसके अलावा फिग के अंदर भी करवाया जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनके अंदर आर्टिफिशियल पोलिनेशन करवाते हैं। तो ये भी बातें आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, मिलती जुलती बातें हैं, ठीक है। तो अगर इम्परफेक्ट फ्लावर है तो आपको क्या देखने को मिलेगा, अनफ्रूटफुलनेस और चार्ट के अंदर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आता है हेटेरोस्टाइली। हेटेरोस्टाइली को यहाँ पर क्या बोला जाता है, विषम वर्तिकाग्र बोल दिया जाता है। क्या बोल देते हैं, विषम वर्तिकाग्र बोल दिया जाता है। यानी कि जो वर्तिकाग्र जो है उसके अंदर हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, अनइवन जो हाइट है ये देखने को मिलेगा। यानी स्टाइली जो है इसकी में हाइट जो है अनइवन देखने को मिलेगी। जैसे कि कंडीशन किस किस प्रकार की हो सकती है, एक कंडीशन ऐसी हो सकती है कि जिसमें जो वर्तिकाग्र है, जो स्टाइली है, ये मेल पार्ट से आपको यहां पर क्या देखने को मिलेगी, ज्यादा लंबाई पर देखने को मिलेगी। अगर ऐसी कंडीशन है और जो स्टेमन है यानी कि जो परागकोश है या एंथर जो है वो अगर छोटी हाइट पर है, हाइट कम पर है, तो ऐसे में अगर एंथर जब मैच्योर होगा तो पोलन जब निकलेंगे तो इतनी हाइट पर पोलन जो है नहीं पहुंच पाएंगे, तो बैरियर है अपने आप में, तो जैसी बात है सेल्फ पोलिनेशन नहीं देखने को मिलेगा। ऐसे में ऑर्चार्ड जो है अनफ्रूटफुल रह सकता है। या दूसरी कंडीशन ऐसी हो सकती है कि स्टाइली जो है ये एंथर की तुलना में, परागकोश की तुलना में बहुत छोटी हाइट पर है। अगर जब ये एंथर मैच्योर होगा, फटेगा, पोलन जब निकलेंगे तो ये हवा के अंदर ही उड़ जाएंगे और ये यहाँ पर स्टाइल पर क्या है, नहीं पहुंच पाएंगे। तो ऐसी अगर कंडीशन है, बहुत अधिक हाइट पर है या बहुत कम हाइट पर है स्टाइल जो है, तो ऐसे में ये जो कंडीशन है ये अनफ्रूटफुलनेस को इंड्यूस कर सकती है। तो दो कंडीशन देखने को मिल सकती है, एक ज्यादा हाइट और एक कम हाइट। अगर स्टाइल की हाइट ज्यादा है एंथर से, एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर स्टाइल की लेंथ क्या है, ज्यादा है एंथर से, तो उस हेटेरोस्टाइली को क्या बोल दिया जाता है, पिन टाइप हेटेरोस्टाइली बोल दिया जाता है। दूसरी कंडीशन ऐसी हो सकती है कि जिसके अंदर मेल पार्ट से एंथर की तुलना में जो स्टाइल है उसकी हाइट यहां पर क्या देखने को मिलेगी, छोटी देखने को मिलेगी, तो उस फिर हेटेरोस्टाइली को क्या बोल दिया जाएगा, थ्रम टाइप हेटेरोस्टाइली बोल दिया जाएगा। क्या बोल दिया जाएगा, थ्रम टाइप हेटेरोस्टाइली जो है ये बोल दिया जाता है। पिन टाइप हेटेरोस्टाइली यहां पर किस किस के अंदर मौजूद होती है, तो पोमग्रेनेट के अंदर मौजूद होती है, लीची के अंदर ये प्रेजेंट होती है, और ये यहां पर किसके अंदर प्रेजेंट होती है, सपोटा के अंदर प्रेजेंट होती है। किस किस के अंदर, सपोटा के अंदर, लीची के अंदर और पोमग्रेनेट के अंदर ये प्रेजेंट होती है। वहीं अगर हम थ्रम टाइप हेटेरोस्टाइली की बात करें तो थ्रम टाइप हेटेरोस्टाइली किस किस के अंदर मौजूद होती है, तो ये आलमंड और कैरमबोला के अंदर प्रेजेंट होती है। आलमंड और कैरमबोला जो फ्रूट है इनके अंदर प्रेजेंट होती है। तो अगर इन फ्रूट्स के अंदर हेटेरोस्टाइली है तो सेल्फ पोलिनेशन तो नहीं देखने को मिलेगा और फ्रूट जो है अपना अनफ्रूटफुल रह सकता है। तो ऐसे में हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कुछ पीजीआर जो है इनका एप्लीकेशन कर सकते हैं, जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है उनका एप्लीकेशन किया जा सकता है। ऐसे में 2,4-D जो है ये उपयुक्त रहता है। 2,4-D जो है ये यहाँ पर उपयुक्त पीजीआर जो है माना जाता है। इसके अलावा NaA जो है, नैफ्थलिक एसिटिक एसिड जो है, ये भी सूटेबल रहता है। इनका अगर हम एप्लीकेशन करते हैं तो जो स्टाइल का जो अनइवन लेंथ है ये समान आ जाता है, एक इक्वल लेवल में आ जाता है, जिससे सेल्फ पोलिनेशन जो है बढ़ जाता है। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, जो हेल्पफुल जो पोलिनेटर इंसेक्ट हैं उनका हम रेयरिंग कर सकते हैं, जैसे कि हनी बी है उसको हम पाल सकते हैं, हमारा ऑर्चार्ड जो है अनफ्रूटफुल नहीं रहेगा। तो ये हेटेरोस्टाइली के अंदर आ जाता है। इसके बाद आता है यहां पर डाइकोगेमी। डाइकोगेमी को बोला जाता है भिन्न काल परिपक्वता। इसके अपोजिट होता है, देखो भिन्न काल परिपक्वता क्या है, जो फ्लावर है इसके अंदर ये फीमेल पार्ट है, इसके अंदर मेल पार्ट है। इसके अंदर मेच्योरिटी जो है ये अलग अलग समय पर आ रही है, एक समान समय के अंदर इनके अंदर मेच्योरिटी नहीं आ रही। उसी को ही क्या बोल दिया जाता है, डाइकोगेमी बोल दिया जाता है। पहले मैच्योर मेल प्रोडक्ट, मेल पार्ट पहले मैच्योर हो जाता है, जिससे एंथर फटेगा, परागण आएगा, लेकिन स्टिग्मा अभी मैच्योर ही नहीं है, तो परागण जो है नहीं हो पाएगा, पोलिनेशन जो नहीं हो पाएगा और फ्रूट डेवलप नहीं हो पाएगा। ये ऐसी कंडीशन भी देखने को मिल सकती है कि फीमेल पार्ट पहले मैच्योर हो जाए और वेट कर रही है ये पोलन का, लेकिन तब तक क्या है, मेल पार्ट तो मैच्योर ही नहीं है, तो पोलिनेशन नहीं देखने को मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन जो है देखने को मिल सकती है। इसके अपोजिट आता है होमोगेमी, या फिर इसको समकाल परिपक्वता भी बोल दिया जाता है। ऐसी कंडीशन जिसके अंदर फीमेल और मेल पार्ट फ्लावर के अंदर एक साथ ही मैच्योर होते हैं, सिंक्रोनस मैच्योरिटी जो है दोनों पार्ट के अंदर देखने को मिलती है, उसे होमोगेमी बोल दिया जाता है। और होमोगेमी जो है ये सेल्फ पोलिनेशन को इंड्यूस करती है, स्वपरागण को बढ़ाती है। वहीं बात करें डाइकोगेमी जो है ये किस परागण को बढ़ाती है, तो ये क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ाती है। ठीक है,
अब देख लेते हैं यहाँ पर कितने प्रकार की डाइकोगेमी जो है ये देखने को मिलती है। इसमें यहाँ पर सबसे पहले देखने को मिलती है प्रोटोएंड्री। प्रोटोएंड्री यहाँ पर क्या होती है, अगर किसी फ्लावर के अंदर मेल पार्ट पहले मैच्योर हो जाता है, नर भाग जो है, एंथर जो है, ये पहले परिपक्व हो जाता है, तो फिर उसे क्या बोल दिया जाता है, प्रोटोएंड्री बोल देते हैं। प्रोटोएंड्री जो है इसे हिंदी में पुपूर्वता के नाम से भी जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है, पुपूर्वता के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम्पल्स के तौर पर अगर हम देखें तो एग्जाम्पल्स में यहां पर क्या क्या है, वॉलनट के अंदर आपको यहां पर प्रोटोएंड्री जो है ये देखने को मिलती है। इसके अलावा एनोना मूरिकाटा, इसके अंदर भी आपको यहां पर क्या देखने को मिलती है, प्रोटोएंड्री जो है ये देखने को मिलती है। प्रोटोएंड्री जो है ये यहां पर देखने को मिलती है। क्लियर है? तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। देखिए बाकी जो फ्रूट्स है ना, जो एनोना के जो फ्रूट्स हैं उनके अंदर आपको प्रोटोगाइनी देखने को मिलती है, लेकिन जो एनोना मूरिकाटा है उसके अंदर आपको प्रोटोएंड्री देखने को मिलती है। तो ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट बात है ये। पूरे के पूरे ये एनोना जो मेंबर हैं उनको हम 1 बाय 1 क्रॉप के अंदर जब डिस्कस करेंगे उस टाइम हम डिस्कस कर लेंगे इसको, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। इसके अलावा प्रोटोएंड्री जो है ये कोकोनट के अंदर भी प्रेजेंट होती है, नारियल के अंदर भी प्रोटोएंट्री जो है ये पाई जाती है। तो ये 3 एग्जांपल्स आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद आता है प्रोटोगाइनी, या फिर इसको क्या बोला जाता है, स्त्री पुरुषता बोला जाता है। स्त्री पुरुषता क्या होता है, अगर किसी फ्लावर के अंदर, अगर किसी पुष्प के अंदर फीमेल पार्ट पहले मैच्योर हो जाता है, यानी कि स्त्री केसर जो भाग है ये पहले मैच्योर हो जाता है, तो फिर इसको क्या बोल दिया जाता है, प्रोटोगाइनी बोल दिया जाता है। क्या बोल देते हैं, प्रोटोगाइनी बोल दिया जाता है। क्लियर है? एग्जाम्पल्स में अगर हम देखें तो ये किस किस के अंदर देखने को मिलता है, बनाना के अंदर देखने को मिलता है, फिग के अंदर देखने को मिलता है, पोमग्रेनेट के अंदर देखने को मिलता है, प्लम के अंदर देखने को मिलता है। एनोना की जो स्पीसीज है सारी की सारी उनके अंदर देखने को मिलता है, किसको छोड़ के, एनोना मूरिकाटा को छोड़ के, अच्छे से याद रखना है। और इसके अलावा सपोटा के अंदर देखने को मिलता है। देखो सपोटा के अंदर हो सकता है बुक्स के अंदर कुछ अलग दिया हो, लेकिन आईसीआर ई कोर्स की जब आप वेबसाइट के अंदर सपोटा क्रॉप को पढ़ेंगे तो उसके अंदर प्रोटोगाइनी दिया गया है। बहुत सारे टीचर जो हैं वो उनको थोड़ा सा गलत रिप्रेजेंटेशन जो है इस के अंदर देखने को मिल रहा है, तो वो आप थोड़ा सा एक बार रिकंसिडर जो है कर लीजिएगा। मैंने आईसीआर ई कोर्स के देख के ही आपको ये एग्जांपल जो है बताया है, ठीक है। आप अच्छे से इसे याद कर लीजिएगा। और आपको पता है जब आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, रिट वगैरह लगानी होगी, तो एक ऑथेंटिक सोर्स जो है, जो आईसीआर के जो भी डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स है वहाँ से कंसीडर किया जाएगा, या फिर के जो बुक्स हैं, हैंड बुक ऑफ हॉर्टिकल्चर है, या जो भी टेक्स्ट बुक है वहाँ से कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो प्रोटोगाइनी जो है स्पोटा के अंदर देखने को मिलती है। इसके बाद आता है हेटेरोडाइकोगेमी। देखिए हेटेरोडाइकोगेमी यहाँ पर क्या होता है, तो हेटेरोडाइकोगेमी होता है, देखो फ्लावर के अंदर स्ट्रक्चर, एक सिंगल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। वो स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या होती है, कुछ समय के लिए तो वो एज ए फीमेल वर्क करती है, कुछ समय के लिए वो मादा की तरह भाग जो रोल है ये प्ले करती है, और कुछ समय के बाद यही सेम पार्ट जो है ये मेल पार्ट की तरह भी भाग कर डिवाइड करता है या रोल प्ले करता है। तो इसे यहाँ पर क्या बोल दिया जाता है, हेटेरोडाइकोगेमी बोल दिया जाता है। फ्लावर के अंदर स्ट्रक्चर एक फिनोमिनन है, एक मैकेनिज्म है। इसके अंदर क्या है, फ्लावर जो है कुछ समय के लिए तो फीमेल पार्ट की तरह मेच्योर वर्क करता है, और कुछ समय के लिए मेल पार्ट की तरह वर्क करता है। इसको यहाँ पर क्या बोल दिया जाता है, हेटेरोडाइकोगेमी बोल दिया जाता है। हेटेरोडाइकोगेमी किस किस के अंदर प्रेजेंट होती है, तो पिस्ता के अंदर और पेकनट के अंदर, पिस्ताचो नट के अंदर और पेकन नट के अंदर यहाँ पर हेटेरोडाइकोगेमी जो है ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे। इसके बाद आता है डुओडाइकोगेमी। देखिए डुओडाइकोगेमी क्या होता है, होता तो ये डाइकोगेमी ही है, लेकिन इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, पहले मेल पार्ट मैच्योर हो जाता है, फिर जो है ये फीमेल पार्ट मैच्योर हो जाता है। ये एक बायोलॉजिकल फिनोमिनन है, मेल पार्ट मैच्योर होगा, फीमेल पार्ट मैच्योर होगा, फिर दोबारा से मेल पार्ट मैच्योर हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर क्या बोल दिया जाता है, डुओडाइकोगेमी बोल दिया जाता है। मेल पार्ट के अंदर दो बार भिन्न काल परिपक्वता जो है देखने को मिलती है, तो इसे यहाँ पर क्या बोल दिया जाता है, डुओडाइकोगेमी बोल दिया जाता है। और डुओडाइकोगेमी किसके अंदर प्रेजेंट होती है, तो ये चेस्टनट के अंदर प्रेजेंट होती है। अच्छे से याद रखना है, किसके अंदर प्रेजेंट होती है, ये चेस्टनट के अंदर प्रेजेंट होती है। इसके बाद आता है पीडीएसडी। पीडीएसडी को क्या बोला जाता है, प्रोटोगाइनस डाई अर्नेली सिंक्रोनस डाइकोगेमी। प्रोटोगाइनस डाई अर्नेली सिंक्रोनस डाइकोगेमी।
एक ही दिन के अंदर एक ही फूल जो है अलग अलग सेक्स की तरह रोल प्ले करता है, इसे क्या बोल दिया जाता है, पीडीएसडी बोल दिया जाता है। जैसे कि ये किसके अंदर देखने को मिलता है, सबसे पहले तो एवाकाडो के अंदर देखने को मिलता है। भर्ग नामक एक साइंटिस्ट थे, इनके द्वारा ये रिपोर्ट किया गया था। इसमें देखिए क्या देखने को मिलता है, सुबह के टाइम जो फ्लावर है ये फीमेल की तरह वर्क करता है, और शाम के टाइम जो फ्लावर है ये मेल की तरह वर्क करता है। तो एक ही दिन में एक ही सेम फ्लावर जो है सुबह के टाइम कुछ अलग वर्क करता है, शाम के टाइम कुछ अलग फंक्शन करता है। तो इसे यहाँ पर क्या बोल दिया जाता है, प्रोटोगाइनस डाइअर्नेली सिंक्रोनस डाइकोगेमी बोल दिया जाता है। तो ये बात आप याद रखेंगे, एवाकाडो के अंदर ये देखने को मिलता है। क्लियर है? तो ये होता है यहाँ पर डाइकोगेमी या फिर भिन्न काल परिपक्वता। इसके लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो देखिए हम यहाँ पर ग्रोथ रेगुलेटर्स का यूज हम कर सकते हैं। इसके अलावा जो पोलिनेटर जो इंसेक्ट हैं उनका हम रियरिंग कर सकते हैं, हमारा पोलिनेशन जो है ये अच्छा देखने को मिलेगा और ऑर्चार्ड जो है ये फ्रूटफुल भी हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है हर्कोगेमी। हर्कोगेमी देखो क्या होता है, हर्कोगेमी किसी फ्लावर के अंदर अगर कोई फिजिकल बैरियर आ जाता है, किसी फिजिकल बैरियर की वजह से अगर सेल्फ पोलिनेशन रुक रहा है तो उसे फिर यहाँ पर क्या बोल दिया जाता है, हर्कोगेमी बोल दिया जाता है। जैसे कि कई प्लांट्स के अंदर ये किसके अंदर देखने को मिलता है, अल्फा अल्फा जो है इसके अंदर देखने को मिलता है। हॉर्टिकल्चर में तो इसका टिपिकल एग्जांपल नहीं है। इसके अलावा कैलोट्रोपिस आक जिसको बोला जाता है, इसके अंदर भी हर्कोगेमी जो है ये देखने को मिलता है। कुछ सीड्स हैं उसके ऊपर क्या है, हाइलिन जो सब्सटेंस है इसका लेयर जो है ये प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से पोलन जो है, परागण जो है ये जर्मिनेट ही नहीं हो पाते हैं। तो जाहिर सी बात है जो पोलिनेशन है ये किस प्रकार से होगा, तो ये हर्कोगेमी होता है। ये अगर किसी फिजिकल बैरियर की वजह से स्वपरागण नहीं हो रहा है तो ये हर्कोगेमी होता है। हर्कोगेमी भी यहाँ पर सेल क्रॉस पोलिनेटेड को ही इंड्यूस करती है। ठीक है, तो ये बात भी आप याद रखेंगे। एग्जाम्पल्स के तौर पर अल्फा अल्फा याद कर सकते हैं और कैलोट्रोपिस आक जिसे बोल दिया जाता है, ये दो एग्जाम्पल्स आप इनमें याद कर सकते हैं। इसके बाद आता है यहाँ पर इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस को क्या बोला जाता है हिंदी के अंदर, नपुंसकता बोला जाता है, या फिर इसे हम नॉन वाइबल पोलन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, नॉन वाइबल पोलन भी बोल देते हैं। देखो गैमीट बन जाते हैं, गैमीट क्या है, बन जाते हैं, स्टर्लिटी नहीं होती है, बंध्यता नहीं होती है। स्टर्लिटी या बंध्यता क्या होती है, जो गैमीट है ये बन ही नहीं पाते, जो मेल पार्ट है वो क्या है, बन ही नहीं पाते हैं, तो उसको स्टर्लिटी बोल दिया जाता है। इंपोर्टेंस इससे थोड़ा अलग है, इंपोर्टेंस जो है ये थोड़ा अलग है। इंपोर्टेंस में क्या है, पोलन जो है ये होते तो वाइबल हैं, बन जाते हैं, लेकिन किसी रीजन की वजह से इनके अंदर क्या है, जर्मिनेशन जो ये नहीं हो पाता है, पोलन ट्यूब जो है ये नहीं बना पाते हैं। तो इसे फिर यहाँ पर क्या बोल दिया जाता है, इंपोर्टेंस बोल दिया जाता है, या फिर इसे क्या बोल दिया जाता है, पराग नपुंसकता बोल दिया जाता है। इंपोर्टेंस या फिर नपुंसकता इसे बोल दिया जाता है। नॉन फंक्शनल पोलन भी इसे बोल देते हैं हम ना, या फिर पोलन जो है वो वाइबल नहीं रह पाते हैं। ठीक है, नॉन वाइबल पोलन इन्हें बोल दिया जाता है। ऐसा किसके अंदर देखने को मिलता है, तो मस्काडाइन ग्रेप के अंदर ऐसा देखने को मिलता है। मस्काडाइन ग्रेप जो है इसके अंदर देखने को मिलता है। पहले ये वाइबल होते हैं लेकिन किसी रीजन की वजह से बाद में ये क्या हो जाते हैं, नॉन वाइबल हो जाते हैं। इसे ही क्या बोला जाता है, इंपोर्टेंस बोला जाता है। मस्काडाइन अंगूर के अंदर ये देखने को मिलता है। इसके बाद आ जाता है एम्ब्रियो अबॉर्शन, या फिर इसको हिंदी में अपन भ्रूणपात भी बोल सकते हैं। पोलिनेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन भी हो जाता है, लेकिन भ्रूण जो है, जो एम्ब्रियो जो डेवलप हो रहा है उसको पर्याप्त मात्रा के अंदर पोषण नहीं मिलने की वजह से वो आगे डेवलप ही नहीं हो पाता है, तो उसे अपन क्या बोल देते हैं, एम्ब्रियो अबॉर्शन बोल देते हैं। ऐसा किसके अंदर देखने को मिलता है, तो ऐसा एप्पल के अंदर देखने को मिलता है। सेब की जो कुछ किस्में हैं उनके अंदर यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, एम्ब्रियो अबॉर्शन जो है ये देखने को मिलता है। क्लियर है, तो ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे। इसके बाद आ जाता है कुछ जेनेटिकल इन्फ्लुएंस, यानी कि अनुवांशिक कारण क्या है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है, चलते आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जनरेशन के अंदर भी यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। वो जेनेटिकल रीजन है, यहाँ पर जिनके लिए जीन रिस्पॉन्सिबल है। क्या है, जीन रिस्पॉन्सिबल है जिनके लिए, तो उनको हम जेनेटिकल रीजन्स के अंदर रख लेते हैं। इसमें सबसे पहले अपना आ जाता है यहाँ पर स्टर्लिटी। क्या आ जाता है, स्टर्लिटी आ जाता है। स्टर्लिटी जो है ये यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि पोलन जो है वो क्या हो जाते हैं, बंदे हो जाते हैं। बिल्कुल भी ये वाइबल नहीं होते हैं, शुरू से ही ये क्या होते हैं, बंदे होते हैं। अगर पोलन स्टराइल है यानी कि बंदे हैं, तो ऐसे में ये सेल्फ पोलिनेशन जो है ये नहीं कर पाते हैं। तो इसे यहाँ पर क्या बोल दिया जाता है, स्टर्लिटी जो है या बंध्यता जो है इसे ये
बोल दिया जाता है। ठीक है, पीच और प्लम के अंदर ये लमसम जो है ये देखने को मिलती है। टेम्परेट फ्रूट जो है उनके अंदर ये देखने को मिलती है। ठीक है, पीच है, प्लम है, इनके अंदर ये देखी जा सकती है। इसके बाद आता है यहाँ पर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, या फिर इसे क्या बोल दिया जाता है, स्वयं असंगतता बोल दिया जाता है। ये भी एक जेनेटिकल रीजन है। देखो यहाँ पर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है, पोलन जो है ये वाइबल होते हैं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है इनके अंदर, वाइबल है, पोलिनेशन कर सकते हैं, फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब सेम फ्लावर के अंदर ये पोलिनेट होना चाहते हैं, जब ये परागण जो है अपने सेम स्टाइल पर जब ये पहुंचते हैं, सेम वर्तिकाग्र पर ये पहुंचते हैं, तो स्टिग्मा जो है इसको न्यूट्रिशन देने से मना कर देती है। किसी जेनेटिकल रीजन की वजह से, अनुवांशिकी कारण की वजह से स्टिग्मा जो है इसे न्यूट्रिशन नहीं देती है और इसे ग्रहण नहीं करती है। सेम फ्लावर के सेम परागण को वर्तिकाग्र जो है ये ग्रहण नहीं करती है, तो इसे यहाँ पर क्या बोल दिया जाता है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बोल देते हैं। अगर यही सेम परागण किसी दूसरे फूल की वर्तिकाग्र पर जाके गिरेगा, वहां पर पहुंचेगा, तो वहां पर स्टिग्मा जो है उसे पोषण देगी और उसका परागनलिका जो है ये डेवलप होगा और आपका फ्रूट डेवलपमेंट जो है ये देखने को मिल जाएगा। यानी पोलन वाइबल है, लेकिन किसी अनुवांशिकी रीजन की वजह से, किसी जेनेटिकल रीजन की वजह से सेम फ्लावर का जो स्टिग्मा है उसको पोषण नहीं देगा, पोलन ट्यूब नहीं बनेगी और हमें क्या देखने को मिलेगा, क्रॉस पोलिनेशन देखने को मिलेगा या फिर अनफ्रूटफुलनेस जो है ये देखने को मिलेगा। तो इसे यहाँ पर क्या बोल दिया जाता है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बोल दिया जाता है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी यहाँ पर किसके अंदर देखने को मिलती है, तो एप्पल के अंदर ये देखने को मिलती है, पियर के अंदर ये देखने को मिलती है और ये चेरी के अंदर देखने को मिलती है। टेम्परेट फ्रूट जो है इनके अंदर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी देखने को मिलती है। इसके लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो देखिए जो वैरायटी जो हम लगा रहे हैं उसको हम 66:33 के अंदर लगा सकते हैं। 66% पौधे जो हैं वो जो हमारी जो मेजर वैरायटी है उसके हम लगा सकते हैं और जो 33% किसी अनदर वैरायटी को लगाया जा सकता है। यहाँ से पोलन यहाँ पर पहुँच जाएंगे, इस वैरायटी से पोलन जो है इस वैरायटी पर, दूसरी वैरायटी पर पहुँच जाएंगे। तो इस तरह से हमारा ओरचार्ट जो है ये फ्रूटफुल हो जाएगा, फलन जो है हमारे ओरचार्ट के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो ये यहाँ पर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होता है, स्वयं असंगतता होता है। ठीक है, दो प्रकार की देखने को मिलती है। जब हम सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी टॉपिक अलग डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। स्पोरोफाइटिक होती है, गैमेटोफाइटिक होती है। स्पोरोफाइटिक वाली अच्छे से याद रखना है, कोकोआ, ओनला और मैंगो, ये तीन आप अच्छे से याद रखिएगा। स्पोरोफाइटिक वाली याद रखिएगा। तीन के अलावा अगर किसी के अंदर भी इनकम्पैटिबिलिटी पूछी जाती है तो आप उसे गैमेटोफाइटिक बता देंगे। केम से आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, केम से आप इसे याद रख सकते हैं। कोकोआ, ओनला और मैंगो के अंदर स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी जो है ये प्रेजेंट होती है। इसके बाद आ जाते हैं कुछ फिजियोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस, यानी कि कुछ कायिकी कारण होते हैं जिसकी वजह से जो अपना ओरचार्ट जो है अनफ्रूटफुल रह जाता है। इसमें सबसे पहले आता है एब्सिशन लेयर या फिर विगलन परत का बन जाना। आपको बताया हुआ किसकी वजह से बनता है, बार बार इसमें बहुत अधिक गहराई में डिस्कस नहीं करेंगे। एबीए जो है ये ज़्यादा बनता है जिसकी वजह से एब्सिशन लेयर बन जाती है और फल फ्रूट जो है ये क्या हो जाते हैं, ड्रॉप हो जाते हैं। इसको चेक करने के लिए अपन यहाँ पर किसका उपयोग कर सकते हैं, 2,4-D का उपयोग किया जा सकता है और NAA का जो उपयोग है ये भी किया जा सकता है। पीछे हमने डिस्कस कर लिया है पीजीआर के अंदर कितनी मात्रा कौन से फ्रूट के अंदर फलों को जड़ने से रोकते हैं। ABA पूरा हार्मोन हमने डिस्कस कर लिया है, वहां पर आप उसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ABA है। इसके अलावा आता है CN रेशो। देखो CN रेशो जो है किसी भी फ्रूट के अंदर, किसी भी प्लांट के अंदर फ्रूट कितना बढ़िया देखने को मिलेगा वो CN रेशो पर डिपेंड करता है। अगर CN रेशो अधिक होता है तो हमें फ्रूट जो है ये ज्यादा देखने को मिलता है। अगर CN रेशो कम है तो हमें वानस्पतिक वृद्धि जो है ज्यादा देखने को मिलेगी, फ्रूट डेवलपमेंट कम होगा। CN रेशो ज्यादा है इसका मतलब इसमें कार्बन ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं क्या है, कार्बन हमें बढ़ाना है। तो CN रेशो अगर कम है तो फ्रूटफुलनेस जो है ये नहीं देखने को मिलेगी, अनफ्रूटफुल रहेगा ओरचार्ट जो है। ऐसे में CN रेशो बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक स्पेशल हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस इन ऑर्चार्ड या फूड प्लांट्स के अंदर अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर CN रेशो बढ़ाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। गर्डलिंग किया जा सकता है, ग्रेप के अंदर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ये ग्रेप के अंदर किया जाता है। नोचिंग जो है ये भी यहाँ पर किया जा सकता है, फिग के अंदर ये किया जाता है। इसके अलावा स्मजगिंग जो है ये किया जा सकता है। स्मजगिंग जो है ये किसके अंदर किया जाता है, मैंगो के अंदर किया जाता है। सिंकचूरिंग हम कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये स्ट्रिपिंग जो है
उसको भी कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रांचेस जो हैं उनके अंदर हम बेंडिंग जो है उसको भी प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। ये सारी की सारी प्रोसेस अगर हम करेंगे तो प्लांट के अंदर CN रेशियो जो है ये इंक्रीज होगा, CN रेशियो का जो अनुपात है बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन जो है हमें देखने को मिलेगा। तो ये CN रेशियो है, ठीक है। इसके अलावा स्लो पोलन ट्यूब ग्रोथ, बोरोन जो पोषक तत्व है वो कहीं ना कहीं पोलन ट्यूब के निर्माण में सहायक होता है, ठीक है। तो स्लो पोलन ट्यूब अगर कोई जेनेटिकल रीजन की वजह से भी हो सकता है, और अगर प्लांट की फिजियोलॉजी के अंदर गड़बड़ है, प्लांट की कार्यकी के अंदर अगर कोई गड़बड़ है, दखल कोई पोषक तत्व या कोई जेनेटिकल रीजन दे रहा है या उसकी कार्यकी में ही कोई समस्या है, तो स्लो पोलन ट्यूब ग्रोथ देखने को मिलेगी। पराग नलिका का निर्माण कम होगा, धीरे होगा, जिससे फ्रूट जो है, जो पोलन ट्यूब है ये ओवेरी और ओवल तक नहीं पहुंच पाएगी और फ्रूट अपना क्या रह जाएगा, ओरचार्ड जो अपना अनफ्रूटफुल रह जाएगा। तो ये फिजियोलॉजिकल रीजंस के अंदर आ जाते हैं। सारे के सारे जो हमने इंटरनल रीजन जो थे, इंटरनल जो फैक्टर थे प्लांट के अंदर कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल है अनफ्रूटफुलनेस के लिए, हमने डिस्कस यहाँ पर कर लिए। इनके एग्जाम्पल्स आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, याद नहीं होते तो लिख लिख के याद कीजिएगा, रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। इसके बाद आते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स में यहाँ पर आप कुछ बाह्य कारण कौन कौन से आ जाते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में टेम्परेचर आ जाता है। हम देखते हैं कि जर्मिनेशन के लिए, पोलिनेशन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, फ्रूट डेवलपमेंट के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। उसी टेम्परेचर पर फ्रूट बढ़िया डेवलप होता है और उत्पादन देखने को मिलेगा। अगर ये ऑप्टिमम टेम्परेचर अलग अलग कंडीशन के लिए नहीं है तो अपना ओरचार्ड क्या रह जाएगा, अनफ्रूटफुल रह जाएगा। जैसे टमाटर के अंदर हम देखते हैं ना, 21 डिग्री सेल्सियस पोलिनेशन के लिए बढ़िया होता है। अगर वो टेम्परेचर नहीं होगा, ज़्यादा होगा, कम होगा, तो पोलिनेशन नहीं होगा, जिससे फ्रूट डेवलप नहीं होगा। ऐसा ही हर फ्रूट प्लांट के अंदर भी देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर रेनफॉल हो चुका है, जैसे कि मैंगो के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि फ्लावरिंग के टाइम जो रेनफॉल है वो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इन्फ्लोरेसेंस रोट जैसे यानी पुष्प विगलन जैसे जो रोग है ये डेवलप हो सकते हैं। इसके अलावा स्नोफॉल हो सकता है, बर्फबारी हो सकती है ना, हेलस्ट्रॉम हो सकता है, ओलावृष्टि हो सकती है। ये कुछ रीज़न है जिसकी वजह से जो अपना ओरचार्ड है अनफ्रूटफुल रह सकता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर आ जाता है। न्यूट्रिएंट सप्लाई में, यानी कि हम पोषक तत्वों की जो पोषक तत्व जो हम दे रहे हैं वो सही मात्रा में नहीं दे रहे हैं, कम दे रहे हैं या फिर बहुत अधिक मात्रा में दे रहे हैं, टॉक्सिसिटी को कोज कर रहा है, या जो आवश्यक पोषक तत्व है उन्हें हम नहीं दे रहे हैं जो वृद्धि के लिए, विकास के लिए, फूड डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो न्यूट्रिएंट सप्लाई में हो सकता है। रूट स्ट्रोक में जैसे आपको बताया था शुरू में भी, एक उपयुक्त रूट स्ट्रोक का अगर हम चयन नहीं करते हैं, मान लीजिए सेलाइन एल्कलाइन सोइल है और उसके ससेप्टिबल ही रूट स्ट्रोक का अगर हम चयन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उस मृदा के अंदर वो रूट स्ट्रोक नहीं सही से वर्क कर पाएगा। या इंसेक्ट पेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा ससेप्टिबल है रूट स्ट्रोक, यानी कि हम कोई सर्टिफाइड या फिर हम कोई उपयुक्त रूट स्ट्रोक का हम चयन नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में ओरचार्ड जो है फ्रूटफुल रह सकता है। अगर हम प्रूनिंग की डेंसिटी कम रख रहे हैं, बहुत अधिक रख रहे हैं, तो ऐसा देखने को मिल सकता है। या हम सही टाइम पर प्रूनिंग नहीं कर रहे हैं तो ऐसा देखने को मिल सकता है, क्योंकि फल का उत्पादन हमें कितना ज़्यादा लेना है ये कहीं ना कहीं प्रूनिंग पर भी डिपेंड करता है। प्रूनिंग बोले तो कांट छांट ना। इसके अलावा इंसेक्ट का अटैक हो सकता है, डिजीज का अटैक जो हो सकता है। ये सारे के सारे जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो जो हम क्रॉप प्रोडक्शन डिस्कस करेंगे वन बाय वन, सारे के सारे डिस्कस कर लेंगे। इरिगेशन स्केड्यूलिंग अगर हम सही से नहीं दे रहे हैं, है ना, फ्लावरिंग हो रही है उस टाइम हम क्या दे रहे हैं, सिंचाई को बहुत अधिक मात्रा में दे रहे हैं, तो फ्लावर ड्रॉप का जो समस्या है ये देखने को मिल सकता है। एक सही समय पर एक सही मात्रा के अंदर इरिगेशन का हमें सप्लाई करना है ताकि जो प्रोडक्शन है ये ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल सके। तो ये सारे के सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर आ जाते हैं जिनकी वजह से ओरचार्ड जो अपना अनफ्रूटफुल रह जाता है। तो ये अपना अनफ्रूटफुलनेस इन ओरचार्ड टॉपिक था। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। आज की क्लास के अंदर हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे हमें सपोर्ट मिलेगी। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अलग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम इस क्लास में इतना ही डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।